ग्लो ऑफ फिजिक्स में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैक्सवेल के समीकरण। मैक्सवेल्स इक्वेशन। प्यारे बच्चों, मैक्सवेल्स के समीकरण जानने से पहले हम आपको विस्थापन धारा के बारे में बताएंगे बच्चों। और ये विस्थापन धारा, डिस्प्लेसमेंट जो करंट मैंने आपको बताई थी बच्चों, उसमें मैंने एक अलग सी वीडियो बना रखी है बच्चों। तो विस्थापन धारा, विस्थापन धारा डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है बच्चों। ये डिटेल से जो है मैंने पहली वीडियो में आपको बताई है बच्चों। डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट जो है कैसे कराए बच्चों, मैं आपको बता दूं बच्चों, आपको ध्यान देना है बच्चों। ये संधारित्र है। इस संधारित्र को बच्चों हम जो है एक बैटरी से जोड़ देते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, एक बैटरी से हमने संधारित्र को जोड़ दी। इसकी प्लेटें बच्चों ये P1 और ये P2 हो गई। ठीक है बच्चों। तो बच्चों जब संधारित्र आवेशित होता है, ये आवेशित होता है, तो ये बच्चों ये पहली वीडियो में बताया, इसमें मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा। तो क्या होता है बच्चों, यहाँ से करंट फ्लो हुई बच्चों, तो इस बीच में जो है क्या है बच्चों, वैक्यूम है। इसमें क्या है, बीच में वैक्यूम है, तो करंट यहाँ से पास हो जाती है। ठीक है बच्चों। तो इसके बीच में निर्वात है। तो बच्चों इस निर्वात में धारा किस प्रकार से प्रभावित हुई, तो ये देखा जाता है बच्चों इसमें कि जब जो है ये संधारित्र आवेशित होती है, तो आवेशित होने के कारण जो है धीरे धीरे आवेशित होती है। तो क्या होता है बच्चों, वैद्युत क्षेत्र भी क्या होता है, इसके बीच का जो वैद्युत क्षेत्र है, इस प्रकार से देखिए धीरे धीरे वैद्युत क्षेत्र भी क्या होता है, बढ़ता है। इस प्रकार से ये देखिए वैद्युत क्षेत्र भी बढ़ता है और वैद्युत फ्लक्स इसका बढ़ जाता है बच्चों, परिवर्तन हो जाता है। तो बच्चों इसके बीच में जो है क्या हो रहा है, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा है। इसके बीच में जो है वैद्युत क्षेत्र में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है समय के अनुसार। तो उस वैद्युत क्षेत्र में परिवर्तन के कारण जो है बच्चों, इसके बीच में जो है एक करंट पैदा हो जा रही है। ठीक है बच्चों। वैद्युत क्षेत्र में जो है क्या होगा, समय के अनुसार परिवर्तन होगा, तो वो चुंबकीय क्षेत्र में भी क्या करेगा, परिवर्तन करेगा। और उससे, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र में परिवर्तन के कारण क्या होगा बच्चों, इसमें एक करंट पैदा होगी जिसको हमने डिस्प्लेसमेंट करंट कहा। और करंट के कारण क्या होगा, इसमें मैग्नेटिक फील्ड में भी क्या होगा, चेंज होगा। तो यहाँ पर जो है मैक्सवेल साहब कह रहे हैं कि चुंबकीय परिवर्तीय चुंबकीय क्षेत्र के कारण, अर्थात समय के साथ बदलता हुआ चुंबकीय क्षेत्र क्या करता है, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। वो तो फैराडे के नियम में आपने पढ़ लिया बच्चों। लेकिन यहाँ पर मैक्सवेल साहब कह रहे हैं कि परिवर्ती समय के अनुसार बदलता हुआ वैद्युत क्षेत्र भी जो है चुंबकीय क्षेत्र अर्थात धारा को उत्पन्न करता है। उन दोनों ने क्या किया, वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में एक सिमिट्री ली। ठीक है बच्चों, सममिति ली उन्होंने। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर ये विस्थापन धारा, लेकिन बच्चों डीसी सोर्स में क्या होगा, कुछ क्षणिक धारा बहेगी और उसके बाद जो है वो धारा नहीं बहेगी। और एसी सोर्स में जो है ये धारा लगातार बहती रहेगी। ये मैंने आपको पहली वीडियो में बता दी थी बच्चों। तो विस्थापन धारा क्या है, विस्थापन धारा। अब बच्चों देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको मैं थोड़ा सा हल्का सा कॉन्सेप्ट बता दूं कि ये जो चालक तार है, ये प्लेटों के नज़दीक तो चालन धारा बहेगी। ठीक है बच्चों। और यहाँ पर विस्थापन धारा बहेगी। ठीक है बच्चों। और ये जो विस्थापन धारा होती है बच्चों, ये जो विस्थापन धारा आईडी होती है,
ये मैंने निकाला बच्चों, यहाँ पर शॉर्ट विस्थापन धारा जो होती है वो एप्सिलॉन 0 डी फाई ई अपॉन डी टी के बराबर होती है बच्चों। और एम्पियर का जो नियम था, एम्पियर के नियम में थोड़ा सा चेंज हो गया बच्चों, ठीक है बच्चों। और यहाँ पर जो आई है वो किसके बराबर हो जाएगा, आई सी धन आई डी के बराबर हो जाएगा। लेकिन प्लेटों के बाहर वैद्युत क्षेत्र में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं होगी बच्चों यहाँ। तो ये आई डी क्या हो जाएगी बच्चों, यहाँ 0 हो जाएगी। अंदर क्या है, कोई आवेश नहीं है, ठीक है बच्चों, कोई आवेश नहीं है, ठीक है, तो कोई धारा नहीं है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर चालन धारा, कोई तार ही नहीं है, कोई चालक ही नहीं है, तो यहाँ पर क्या होगी बच्चों, ये आई सी अंदर के लिए आई सी कितनी होगी, 0 होगी, ठीक है बच्चों। और टोटल करंट क्या होगी, आई बराबर आई सी धन आई डी, ठीक है। और एम्पियर का जो नियम था, जो ये चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन है, ये देखिए बी डॉट डी एल, उन्होंने क्या कहा था बच्चों, म्यू 0 आई, ठीक है, क्या कहा था, म्यू 0 आई। इसके नज़दीक हमने कोई क्या लेना है, कोई लूप लेना है। तो उस लूप में जितनी धारा संबद्ध है उसका कितना गुना होता है बच्चों, म्यू 0 गुना होता है। लेकिन अब जो है एम्पियर साहब ने जो है इसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया। उन्होंने कहा जो है इसमें एम्पियर साहब कुछ भूल रहे हैं, कुछ छोड़ रहे हैं। ये जो बी डॉट डी एल का जो समाकलन होता है, ये किसके बराबर होता है, म्यू के साथ, आई के साथ क्या आ जाएगा बच्चों, आई सी धन आई डी के बराबर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो विस्थापन धारा परिवर्ती या समय के अनुसार बदलता, ठीक है, जो समय के अनुसार बदलता है, परिवर्तीय वैद्युत क्षेत्र के कारण निर्वात में संधारित्र की प्लेटों के बीच उत्पन्न हो रही है, ठीक है बच्चों। जो विस्थापन धारा है वो परिवर्तीय अर्थात समय के अनुसार बदलता जो वैद्युत क्षेत्र है उसके कारण निर्वात में, इसके यहाँ क्या है, निर्वात है, और वो संधारित्र की प्लेटों के बीच में उत्पन्न हो रही है बच्चों, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर जो है अब जो है यहाँ पर मैक्सवेल साहब ने जो है क्या कर दिया, वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों में क्या कर दी, सममिति ला दी, ठीक है बच्चों। इन दोनों के आधार पर अब जो है मैक्सवेल जो वैज्ञानिक थे बच्चों, वो जो है अपने समीकरण देते हैं बच्चों, मैक्सवेल के समीकरण। अब बच्चों जो है ये तो बच्चों अगर आप मेरी वीडियो लगातार देखते होंगे बच्चों, तो ये जो विस्थापन धारा है इसको तो मैंने बहुत डिटेल से आपको बताया है, लेकिन आपको रिमाइंडर करने के लिए मैंने ये बताया है। लेकिन मेरा मेन फोकस क्या है बच्चों, मैक्सवेल के समीकरण पे है बच्चों, ठीक है बच्चों। अब जो है मैक्सवेल ने क्या किया बच्चों, मैक्सवेल ने विद्युत तथा चुंबकत्व के जो आधारभूत नियम है कि जो फंडामेंटल लॉ हैं, आधारभूत नियमों को
नियमों को गणितीय रूप दिया। गणितीय रूप दिया। ठीक है बच्चों, ये आप नोट्स बना सकते हैं। गणितीय रूप दिया, ठीक है बच्चों। उन्हीं को मैक्सवेल के समीकरण कहते हैं बच्चों। और इन्हीं समीकरणों के आधार पर विद्युत चुंबकीय तरंगों के अस्तित्व का ज्ञान हुआ या भविष्यवाणी की गई। बच्चों मैं इसको लिखूंगा नहीं। ये जो मैक्सवेल के समीकरण जो उन्होंने बनाए, जो गणितीय समीकरण बनाए, इसी के आधार पर जो है उन्होंने विद्युत चुंबकीय तरंगों की भविष्यवाणी कर दी थी। और आगे इस चैप्टर में हमने आपको विद्युत चुंबकीय तरंगें ही पढ़ानी है बच्चों। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं बच्चों सॉरी बच्चों, अब हम चलते हैं मैक्सवेल के समीकरण पर। गणितीय समीकरण है बच्चों, और बाद में जो है बच्चों इनको जो है प्रूव भी कर दिया गया। बहुत सारे वैज्ञानिक थे, हर्ट्ज थे और जगदीश चंद्र बसु थे भारत से, उन्होंने जो है इनको सिद्ध भी किया और प्रयोगशाला में जो है विद्युत चुंबकीय तरंगों को प्राप्त किया बच्चों। ये अगली वीडियो में आपको बताऊंगा, लेकिन इस वीडियो का जो मोटो है वो है मैक्सवेल्स इक्वेशन बच्चों। तो बच्चों ये सारे इक्वेशन आपने पढ़ रखे हैं बच्चों, ठीक है। अर्थात जो विद्युत वैद्युत क्षेत्र जो आपने पढ़ा बच्चों, ठीक है बच्चों, और जो चुंबकीय क्षेत्र, अब अर्थात विद्युत तथा चुंबकत्व में जो नियम पढ़े आपने, आधारभूत नियम, गॉस का नियम पढ़ा बच्चों आपने, और यहाँ आपने जो है बायो-सेवर्ट का नियम पढ़ा, एम्पियर का नियम पढ़ा, फैराडे का नियम पढ़ा। इनको मिला दिया है बच्चों उन्होंने जो है विद्युत और चुंबकत्व को मिलाकर उन्होंने जो है इन दोनों को मिला दिया, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स बना दिया बच्चों। ठीक है बच्चों, तो पहला नियम है बच्चों, चलते हैं बच्चों, विद्युत का गॉस का नियम। विद्युत का गॉस का नियम, ठीक है बच्चों ये जो मैक्सवेल समीकरण है, इंटरमीडिएट में तो आपको ये चैप्टर केवल 2 नंबर का पूछा जाता बच्चों, लेकिन आगे जो है जब बीएससी करेंगे, एमएससी करेंगे, तो वहाँ आपको इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पढ़ना वहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, और यहाँ आपको समझना बहुत जरूरी है। पहला है बच्चों गॉस का, विद्युत का गॉस नियम, गॉस लॉ, गॉस लॉ, गॉस लॉ, गॉसेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है बच्चों, और ये बच्चों सब पढ़े हैं आपने, और आपके लिए जो है कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए बच्चों, ये सब पढ़े हैं बच्चों आपने। तो गॉस के नियम के अनुसार क्या होता है बच्चों, गॉस का नियम क्या कहता है कि कोई बंद पृष्ठ है, ठीक है बच्चों, कोई बंद पृष्ठ है और उसका जो है उससे संबद्ध जो वैद्युत फ्लक्स है, ठीक है बच्चों, उसमें जो है वो किसके बराबर होता है। यहाँ देखिए बच्चों, इसका नियम क्या हो गया, जो बाउंडेड इंटीग्रेशन है ई डॉट डी एस भी लिख सकते हैं बच्चों, और डी ए भी लिख सकते हैं आप, एरिया वेक्टर, जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, और एरिया वेक्टर उसका डॉट प्रोडक्ट लिया है बच्चों इसमें, है ना। ये कितना होता है बच्चों, ये कितना होता है, Q का कितना गुना होता है बच्चों, 1/एप्सिलॉन 0, या और निर्वात होगा और मीडियम होगा तो K गुना हो जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, तो ये है गॉस का नियम बच्चों। ठीक है बच्चों, तो गॉस का नियम क्या कहता है, गॉस का नियम तो बच्चों आपको आता है, किसी बंद पृष्ठ से, बंद पृष्ठ होना चाहिए, किसी बंद पृष्ठ से, कोई बंद पृष्ठ है, बद्ध संबद्ध जो फ्लक्स है, बद्ध विद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स या विद्युत फ्लक्स पृष्ठ द्वारा घिरे, माने उस पृष्ठ पर कितना आवेश है, पृष्ठ द्वारा घिरे नेट आवेश का, कुल आवेश का, नेट आवेश का कितना गुना होता है बच्चों, 1
एप्सिलॉन 0 गुना होता है, गुना होता है। ठीक है बच्चों, ये हो गया बच्चों गॉस का नियम, जो आपने पहले ही पढ़ा है बच्चों। ठीक है बच्चों, ये सारे नियम आपने पढ़े ही हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, तो इनको डिटेल में समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो है उन चैप्टरों में आपने ये पढ़े हैं बच्चों। अब जो है दूसरा, अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों, दूसरा गॉस का चुंबकत्व का नियम ये देते हैं। ठीक है बच्चों, चुंबकत्व का गॉस नियम, गॉस नियम। ठीक है बच्चों, ये आपको जानना है बच्चों, ये चुंबकत्व का गॉस नियम आपको जानना है। गॉसेस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, गॉसेस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। ठीक है बच्चों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है बच्चों। देखिए बच्चों, ये क्या कहते हैं, कोई बंद पृष्ठ है, ठीक है, और उससे जो है जो फ्लक्स संबंध है, ठीक है बच्चों, वो सदैव शून्य होता है। ये यहां पर आपको जानना बहुत जरूरी है बच्चों, किसी बंद पृष्ठ, किसी बंद पृष्ठ, कोई बंद पृष्ठ है, से बद्ध जो चुंबकीय फ्लक्स है, चुंबकीय फ्लक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको 1 नंबर में पूछा जाता है बच्चों। चुंबकीय फ्लक्स सदैव सदैव शून्य होता है। ठीक है बच्चों, ये देखिए कोई बंद सरफेस है, इस प्रकार से देखोगे, कोई गोला है, और मान लीजिए कोई भी जो है आप बंद सरफेस ले लेते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, तो उसका जो चुंबकीय फ्लक्स होगा, ठीक है, वो कितना होगा, शून्य। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है बच्चों, आपको पूछा जाता है, ये परीक्षा में पूछा जाता है, तो मैं इसको लिख दूं बच्चों। ये देखिए बच्चों, ये बाउंडेड इंटीग्रेशन हो गया है, जो बंद पृष्ठ है, बी डॉट डी एरिया वेक्टर। ठीक है बच्चों, ये देखिए बच्चों, यहाँ तो वैद्युत फ्लक्स है, बी डॉट ए कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, 1 नंबर पूछा जाता है। किसी बंद पृष्ठ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स सदैव क्या होता है, शून्य होता है बच्चों। अब बच्चों जो है अगला जो है, अब फैराडे का वो आएगा बच्चों इसमें। ठीक है बच्चों, हाँ, तो बच्चों जो इससे पहले जो हमने चुंबकत्व का गॉस नियम आपको बताया, वो बताता है कि प्रकृति में स्वतंत्र चुंबकीय ध्रुव का, जो स्वतंत्र चुंबकीय ध्रुव है ना बच्चों, हम चुंबकीय ध्रुवों को क्या नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते हैं। तो वो ये भी दिखाता है कि स्वतंत्र चुंबकीय ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं है, जो पहला बताया था बच्चों, ये इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था बच्चों। अब दूसरा, ये सारे आपने पढ़ रखे हैं बच्चों, कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैक्सवेल का तीसरा है बच्चों, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का फैराडे का नियम, ये सब पढ़ रखे बच्चों आपने। विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का फैराडे का नियम, फैराडे का नियम। ठीक है बच्चों, अब फैराडे जी क्या कहते हैं बच्चों, इनके अनुसार जो है क्या हो रहा है कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है, वो फ्लक्स परिवर्तन की, अब देखो बच्चों, डी फाइव बी, ये देखो फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, यदि क्या हो रहा है, फ्लक्स परिवर्तन हो रहा है, तो ये प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, और वो फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है बच्चों। ठीक है बच्चों, ये आपने पहले पढ़ा है बच्चों। अब देखिए बच्चों, यहीं पर जो है ये जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है, ये फिर उन्होंने एक नियम दिया, उन्होंने कहा कि ये जो है, अगर जो है इसको
इलेक्ट्रोस्टैट से मिलाएं तो ये जो है जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और dl जो उसका लाइन इंटीग्रल है बच्चों। ठीक है बच्चों, ये इसके भी बराबर होता है। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों ये दोनों जो समीकरण 1 और समीकरण 2 के बाएं बाएं पक्ष बराबर हैं बच्चों, तो दाएं दाएं पक्ष क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे बच्चों। इसका मतलब जो है E डॉट जो dl है, ठीक है बच्चों, E डॉट जो dl है वो किसके बराबर होगा बच्चों, माइनस डी फाइव बी अपॉन डी टी। ठीक है बच्चों, और बच्चों यही तो एम्पियर का नियम है, तो एम्पियर का नियम और गॉस का नियम दोनों उन्होंने क्या कर दिए, एम्पियर का नियम और गॉस का नियम दोनों उन्होंने मिलाने थे बच्चों। ठीक है बच्चों, बी यहाँ पर ई डॉट सॉरी बच्चों, यहाँ पर ये ई डॉट डी एल भी इसके बराबर होगा। ठीक है, तो उन्होंने क्या कर दिया, वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के बीच में संबंध स्थापित कर दिया बच्चों। ये देखिए ये समीकरण क्या बताता है कि परिवर्तीय चुंबकीय क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र बदल रहा है तो वो क्या कर रहा है, वो वैद्युत क्षेत्र को उत्पन्न कर रहा है बच्चों। अब बच्चों लास्ट जो नियम है, और वो पहले ही हमने आपको बता दिया है बच्चों, जिसकी खोज के कारण ही विद्युत चुंबकीय तरंगों का अस्तित्व सामने आया बच्चों, वो है बहुत ही महत्वपूर्ण जो एम्पियर और मैक्सवेल, एम्पियर मैक्सवेल, एम्पियर मैक्सवेल परपथीय नियम, परिपथीय नियम। ठीक है बच्चों, ये देखिए बच्चों, अब ये तो आपको बताने की जरूरत इसमें पड़नी ही नहीं चाहिए बच्चों। ये देखो क्या बताया था अभी, इससे पहले बता दिया, बी डॉट डी एल, इसका जो रेखीय समाकलन है बी डॉट डी एल बराबर जो है क्या है, म्यू जीरो, अभी तो पढ़ा बच्चा आपने, दो धाराएं आई सी, चालन धारा और विस्थापन धारा। ये देखो बच्चों, तो ये मैक्सवेल के क्या हो गए बच्चों, समीकरण हो गए। और यहाँ पर जो है जो विस्थापन धारा है बच्चों आई डी, वो कितनी होती है बच्चों, वो मैंने बता दिए एप्सिलॉन जीरो डी फाई ई अपॉन डी टी के बराबर होती है। तो बच्चों ये हो गए मैक्सवेल के समीकरण। तो बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।